मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली क्लास में व्यवहारवाद को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्यवहारवाद पूरी तरह से तकनीक और तथ्यों पर जोर देता है, यानी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पूरी तरह से वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया और उसके लिए डेविड ईस्टन ने मान्यताएं दी और उन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने ये बताया कि इस मानवीय व्यवहार की नियमितता का सत्यापन किया जा सकता है, उसका परिमाणीकरण हो सकता है और उसे गणितीय मॉडलों के आधार पर हम शोध का विषय बनाते हुए उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। लेकिन किसी भी समाज विज्ञान में या जिसे हम कहें कि मानव से संबंधित विषय में हम पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन को काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारी वस्तु है यानी जो ऑब्जेक्ट है या जिस पर हम शोध कर रहे हैं वो उसका व्यवहार अगर परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी उतने ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं होंगे, उतने ज़्यादा सही नहीं आएंगे, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। मानव का व्यवहार, उसकी सोच परिवर्तनशील है। तो जहाँ ईस्टन ने व्यवहारवाद दिया था, वहीं 1960 के दशक के बाद में जब वो ख़त्म होने लगा तो डेविड ईस्टन, जिन्होंने खुद ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, उन्होंने व्यवहारवाद पर स्वयं ने कुछ प्रश्न उठाए और फिर उत्तर व्यवहारवाद के रूप में कुछ बातों को उसमें जोड़ दिया। और उनका मानना था कि हम अभी तक बहुत कुछ जो अध्ययन कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा समाज के लिए काम का नहीं था, निरर्थक था और उस पर हमने बहुत ज़्यादा समय खर्च कर दिया। तो इस तरह से ऐसा क्यों माना उन्होंने? इसलिए माना क्योंकि समाज एक विघटन की स्थिति से गुजर रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में गृह युद्ध शुरू हो गए, आतंकवाद पनपने लगा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, सामाजिक विभेद बढ़ने लगा, सांस्कृतिक विभेद बढ़ने लगा। तो इन सब के कारण ये माना गया कि हम इन समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने इन समस्याओं की कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस आधार पर एक नया विचार सामने आता है, उत्तर व्यवहारवाद। ये जो उत्तर व्यवहारवाद है ये तकनीक के साथ साथ जो वस्तु यानी लक्ष्य है उसको भी महत्व देना चाहता था, क्योंकि इसका मानना था कि अभी तक व्यवहारवाद केवल तकनीक को महत्व देता था, अपने लक्ष्य को इसने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और जो उनके निष्कर्ष थे उनमें औचित्य और वैध शाश्वतता का अभाव था। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को जोड़ा गया और राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता और प्रासंगिकता प्रदान करने की कोशिश की गई। उत्तर व्यवहारवाद में एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों को विवेक सम्मत रूप से जोड़ा गया, उसका समावेश किया गया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति व्यवहारवाद के उस पहलू का विरोध करती है जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करके परिशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की गई थी। ईस्टन ने ये स्पष्ट किया और कि ये विरोध परंपरावादी द्वारा किए गए विरोध से भिन्न था, क्योंकि परंपरावादी तो मानव के व्यवहार को परीक्षण योग्य नहीं मानते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी इसे परीक्षण योग्य मानते हैं और मूल्यों को उसमें जोड़ना चाहते हैं, जो कि उत्तर व्यवहारवाद ने जोड़ा इसमें और शोध की प्रासंगिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और इसीलिए ईस्टन ने इसे प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा है। यानी समाज में तो इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम सिर्फ छोटी छोटी इकाइयों पर तकनीक के माध्यम से, गणितीय मॉडल के माध्यम से शोध कर रहे हैं और समाज की समस्याओं से उसका यदि कोई लेना देना नहीं है तो उस स्थिति में हमारी शोध बेकार है। तो इसलिए शोध की प्रासंगिकता होनी चाहिए। डेविड ईस्टन ने इसे प्रासंगिकता का सिद्धांत या प्रासंगिकता धर्म कहा है। उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधार आंदोलन चला और इसमें दो प्रमुख बातें कही गई, जिसे नारे हम कह सकते हैं। एक है कर्म, एक्शन, और दूसरा है प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस। जो भी समस्याएं समाज की हैं उनका अध्ययन करें और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ये कर्म
और उसकी प्रासंगिकता है, यानी हमारी शोध की प्रासंगिकता यही रहेगी। इसलिए मानव मूल्यों की रक्षा के लिए कर्म की आवश्यकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद क्यों आया, उसकी क्रांति क्यों हुई? क्योंकि व्यवहारवाद भी ईस्टर्न ने ही दिया था, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद दिया है। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ा। तो जो प्रमुख कारण है इसके, वो है, सबसे पहला कारण है उत्तर व्यवहारवाद आने का कि व्यवहारवाद के विरुद्ध एक क्रांति है, क्योंकि जो समस्याएं सामने आईं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, उसका सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से हल नहीं निकल पाया। तो इसलिए ये कोशिश की गई कि कैसे हल निकले, और इसलिए उत्तर व्यवहारवाद आता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है कि हम जो प्राकृतिक विज्ञानों की जो पद्धति है अध्ययन की, उसको हम समाज विज्ञान में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की जो इकाई है अध्ययन की वो जड़ है, और समाज विज्ञान की जो इकाई है वो जीवित है, परिवर्तनशील है। मानव और समाज की जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, और उस पर हम उस तरह प्रयोग नहीं कर सकते जैसे लैब में हम किसी रसायन पर प्रयोग करते हैं, या फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट पर या वस्तु पर हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए भी एक नए तरीके से अध्ययन करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मानव विश्वास पे चलता है, भावना पे चलता है, उसकी सांस्कृतिक भावनाएं होती हैं, अन्य प्रकार की स्थितियां हैं उसकी, वो परिस्थितियों से परिवर्तित होता है। तीसरा कारण जो इसमें देखा गया वो है व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष, क्योंकि खाली तथ्य के आधार पर हम मानव का अध्ययन नहीं कर सकते। हमें मानव का अध्ययन करने के लिए मूल्य को भी देखना पड़ेगा। यथार्थ देखने के लिए देखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति के मूल्यों को देखना भी जरूरी है जो प्रासंगिक हैं। उसमें हम भेद नहीं कर सकते, ये कृत्रिम होगा अगर हम उन दोनों को साथ नहीं लेके चलेंगे, और इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। इस बात पर इन्होंने महत्व दिया। और चौथा जो कारण इसकी क्रांति का माना जाता है वो है कि समाज में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई थी, राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं आई थी, जैसे परमाणु युद्ध का खतरा बार बार मंडरा रहा था, शीत युद्ध चल रहा था विश्व में, अमेरिका में गृह युद्ध था, काले और गोरों के मध्य तानाशाही शासन की संभावनाएं बढ़ रही थी, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो इन सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम जब राजनीति को परिशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उस स्थिति में ये कहा गया कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों की कोई उपयोगिता नहीं है यदि हम जो सामाजिक संकट है, राजनीतिक संकट है, उनको समझकर उसका समाधान नहीं दे सके। तो इस तरह से ये इसके कारण रहे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विचारक कहते हैं कि ये तो परंपरावाद जैसी बात हो गई कि हमने इसमें मूल्यों को जोड़ दिया, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों में अंतर है। परंपरावाद जहाँ दार्शनिक था, ऐतिहासिक पद्धति को लेके चल रहा था, तकनीक से उसका कोई मतलब नहीं था, मानव को इकाई नहीं मानता था अध्ययन की, सिर्फ औपचारिक संवैधानिक अध्ययन करता था। वहीं उत्तर व्यवहारवाद, जैसा डेविड ईस्टन ने कहा, ये भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें बहुत कुछ जोड़ने में प्रयत्नशील है। यानी ये एक क्रांति की तरह मानी गई, न तो किसी के प्रति प्रतिक्रिया है, न विकास है, न अनुरक्षण है, भविष्य की तरफ बढ़ने का एक कदम है जिसमें बौद्धिक प्रवृत्ति है, जिसमें तकनीक को महत्व देने के साथ साथ जिसमें मूल्यों को भी महत्व दिया गया, समाज की समस्याओं को भी महत्व दिया गया, और परंपरावाद से ये इस तरह से अलग हो जाता है। अब हम आते हैं उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, लक्षण या मान्यताएं क्या है। डेविड ईस्टन ने मुख्य रूप से इसके 2 लक्षण बताए हैं, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, यानी हम जो शोध कर रहे हैं समाज में उसकी क्या प्रासंगिकता है, हम समाज को क्या देंगे उसके बदले में, और दूसरा है क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन 7 मान्यताओं का उल्लेख करते हैं, 7 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं और इन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत के रूप में प्रकट करते हैं, प्रासंगिकता का सिद्धांत कहते हैं। ये 7 सिद्धांत हम लोग देखते हैं अब, या 7 विशेषताएं देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद की। पहली है प्रविधि से पूर्व सार,
प्रविधि से पूर्व सार का क्या अर्थ है कि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन तकनीक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कम महत्वपूर्ण रह जाए। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है हमारा विषय, विषय क्षेत्र और उससे आने वाला रिजल्ट। और इसलिए दोनों को साथ साथ चलना है, दोनों का साथ साथ प्रयोग करना है, किसी तकनीक के पीछे खाली अकेले नहीं भागना है। जैसा कि डेविड ईस्टन मानते थे या उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि भले ही तकनीक को छोड़ दें पर प्रासंगिकता को नहीं छोड़ें। जहाँ व्यवहारवादी कहते थे अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। यानी हमें प्रासंगिक होना है, जो समस्या है उसका हल निकालना है। दूसरी विशेषता इसकी आती है सामाजिक परिवर्तन पर बल। यानी जब हम अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद में तो उसका उद्देश्य है कि कोई ना कोई परिवर्तन समाज में आए। ये इसका अर्थ ये हुआ कि हम सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में, हम राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन करें, उस नैतिक तत्व भी इसमें शामिल हो, अन्य चीज़ें भी इसमें शामिल हो, और उसके आधार पर हम समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, चाहे वो परिवर्तन धीमी गति से ही क्यों ना हो। तीसरी बात आती है, तीसरी विशेषता, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। यानी इनका जो रुझान था वो विशिष्ट शब्दावली, विश्लेषण, बहुत ज़्यादा तकनीक उस पर नहीं था, बल्कि इनका जो उद्देश्य था वो था कि जो समस्याएं हैं समाज की, राजनीति की, उन समस्याओं का कैसे समाधान हो और जो आवश्यकताएं हैं मानव समाज की उसको कैसे पूरा किया जाए। तो इस तरह से जहाँ राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी काल में राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता तोड़ लिया गया था, वहीं उत्तर व्यवहारवाद ने उन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की। और इसके आधार पर काफ़ी हद तक जो इसका मूल उद्देश्य था वो संकटों से बचाना था, संघर्षों से बचाना था। चौथी जो विशेषता है वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी तकनीक पर, तथ्यों पर महत्व देने के साथ साथ मूल्यों को भी महत्व देते थे। कोई भी ज्ञान, जैसा उत्तर व्यवहारवादी कहते थे, कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से ना तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न रह सकता है, क्योंकि मानव मूल्य पर आधारित जीवन जीता है, इसलिए हम उसे खाली तथ्यों पर आधारित अध्ययन में शामिल नहीं कर सकते। इसी तरह से जो प्रासंगिक यथार्थताएं हैं उनसे भी तटस्थ नहीं रहा जा सकता। तो इस आधार पर राजनीति में मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, और मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति न माना जाए तो हमेशा ही ये खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्य के लिए काम में लाया जाएगा। तो ये बात इन्होंने कही कि ज्ञान का उपयोग किया जाए और ज्ञान का उपयोग सही दिशा में किया जाए और ये मूल्य आधारित हो। तो मूल्यों का महत्व इन्होंने स्पष्ट किया और उसका बहिष्कार नहीं किया। पांचवी विशेषता इन्होंने दी बुद्धिजीवियों की भूमिका। बुद्धिजीवी समाज में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, समाज को सोच देते हैं, दिशा देते हैं। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में उनका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। राजनीति वैज्ञानिकों को केवल तकनीकविद या यंत्रवादी बनकर नहीं रहना, बल्कि उन्हें सामाजिक दायित्वों को समझते हुए मानवीय मूल्यों के संरक्षण और समाज को दिशा देने में अपनी भूमिका निभानी है, ये उत्तर व्यवहारवादी मानते थे। और इसलिए उनका मानना था कि अगर वो इस दायित्व को नहीं समझते तो समाज जो उन्हें सुविधाएं देता है वो देने से उन्हें इनकार कर सकता है। छठी विशेषता आती है कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठता पर उत्तर व्यवहारवादियों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं को समाज के पुनर्निर्माण में लगातार लगे रहना चाहिए। उनका कहना है ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए और शोध रचनात्मक होनी चाहिए। ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है।
जैसा कि डेविड ईस्टन कहते हैं, जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में स्वयं को लगा देना। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवादी चिंतनोन्मुखी ज्ञान के स्थान पर मनन विज्ञान इसे बनाना चाहते हैं, यानी राजनीति विज्ञान को कार्य विज्ञान बनाना चाहते हैं मनन विज्ञान के स्थान पर। यानी खाली हम शोध करते रहे, उसके स्थान पर उसे समाज में उपयोगी कार्य करने के लिए अध्ययन करने वाला विषय बनाना चाहते हैं। अगला आता है 7वां, व्यवसाय का राजनीतिकरण। यह अंतिम विशेषता है डेविड ईस्टन की बताई हुई। राजनीति वैज्ञानिकों को तटस्थ नहीं रहना है, बल्कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को सुव्यवस्थित दिशा दी जा सके और मानव मूल्यों की रक्षा हो सके। तो डेविड ईस्टन ने इस तरह से व्यवहारवाद की प्रमुख 7 विशेषताएं दी है, और उनका मानना है कि इससे व्यवहारवाद को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये व्यवहारवाद का विस्तार है, और जो आज के युग की असाधारण समस्याएं हैं उनको, उनके समाधान को निकालने की कोशिश है। तो इस तरह से शोध को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद सामने आता है, और तथ्य, मूल्य, तकनीक का समन्वयात्मक स्वरूप हमारे सामने रखता है। अब देखते हैं उत्तर व्यवहारवाद और जो व्यवहारवाद है उसके बीच क्या अंतर है। व्यवहारवाद तकनीक को अधिक महत्व देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और तकनीक दोनों को महत्व देता है। यदि तथ्य और तकनीक में से एक को चुनना हो तो उत्तर व्यवहारवाद तथ्य को प्राथमिकता देते हैं। अगला अंतर आता है, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद शोध को महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनशील मानते हैं। चौथा अंतर है, व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों की निर्णायक भूमिका को मानता है। उत्तर व्यवहारवाद शोध की प्रासंगिकता से ज़्यादा शोध की प्रासंगिकता को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि व्यवहारवाद जो है वो शोध पर ज़्यादा महत्व देता है। उत्तर व्यवहारवाद समाज के पुनर्निर्माण पर जोर देता है, जबकि व्यवहारवाद यथास्थिति को बनाए रखना चाहता है। इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवाद की कमियों को समाप्त करने के लिए आया। 1970 के दशक में व्यवहारवादियों और उत्तर व्यवहारवादियों के बीच जो पारस्परिक विरोध की स्थिति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, और व्यवहारवादियों ने ये मान लिया कि राजनीति विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा आनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धति को अपनाते हुए सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए, और राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रह के नहीं किया जा सकता, बल्कि समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से आजकल व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवादी जो प्रवृत्ति है उसके बीच समन्वय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और यही भाव हमें बहुत सारे विचारकों में देखने को वर्तमान में मिलते हैं, जिसमें विलियम टी वैल्यूहम, एंड्रयू हैकर, जॉर्ज कैटलिन, थॉमस एस्प्रेगस और बर्नार्ड क्रिक जैसे विचारक इसमें आते हैं। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।